जय हिंद साथियों। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अच्छा, पिछले वीडियो में क्या चल रहा था? हमारा इतिहास। हम पढ़ के आ रहे थे अकबर। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार अकबर देख लें। उसके बाद का कालखंड अब शुरू करते हैं जहांगीर से। जहांगीर, जिनका कालखंड पूरा 1605 से 1627 बीसी तक था। ठीक, अब हम थोड़ा जहांगीर थोड़ा लंबे में नहीं पढ़ना है हमको, इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। तो इसलिए मैंने इसके पूरे कालखंड को थोड़ा थोड़ा करके विभाजित कर दिया, जिसको सरलता के साथ हम समझेंगे। परीक्षाओं के अनुसार जो महत्वपूर्ण होगा हम उसे जानेंगे। और आप भी अपनी किताबों के धूल फाकिए और मेहनत कीजिए, लग जाइए परीक्षाओं में। ऐसा ना लगे कि कोई आपसे कमेंट पे कहे कि दिन तो कोई ऐसे गुजार रहा है जैसे एहसान उतार रहा है। तो आप एहसान मत उतारिए, मस्ती के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ लग जाइए और होगा साथी, तोड़ के रख देंगे इस बार। चलिए, पहले इनके बारे में कुछ प्रारंभिक बातें जान लेते हैं। मतलब प्रारंभिक जीवन, जैसे बालक पैदा होता है तो पहले उसकी पूरी कहानी जाननी होती है। तो इनका जो बचपन का नाम था, मतलब आपका जैसे घर का नाम है वैसे निक नेम होता है। तो इनका जो निक नेम था वो था सलीम। ठीक, सलीम भाई अनारकली वाले। हाँ, तो चलिए, सलीम इनका नाम था। ठीक, और ये इनके पिताजी का नाम अकबर ही था। ठीक, उस पर डाउट मत कीजिएगा, अकबर था। और हरखाबाई इनकी माँ का नाम था। मतलब ये इन दोनों के पुत्र थे, हरखाबाई और अकबर के। और जो हरखाबाई थी वो भारमल थे, उनकी पुत्री थी। भारमल आप सर्च कर लीजिएगा इतिहास में, वो भी फेमस आदमी है। हरखाबाई भी फेमस है। और हमारे सम्राट, मतलब हमारे जो राजा बादशाह सलामत है अकबर, वह तो फेमस है ही। ठीक, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ जहांगीर के बारे में। ठीक, कुछ अलग बात पढ़ते हैं। अब बालक पैदा हुआ, बालक का नामकरण हो गया। अब बालक भेजा कहाँ जाएगा? गुरुकुल। खैर, गुरुकुल नहीं भेजना है, ठीक, फिर भी गुरु के पास। तो गुरु कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना इनके गुरु हैं, अबू फजल इनके गुरु हैं। ठीक, ये दोनों महापुरुष इनके गुरु हैं। लेकिन अब जो अबू फजल हैं, ये बाद में क्या होता है कि मतलब जहांगीर अपने ही टाइम पीरियड में जो छत्रसाल बुंदेला है, इनके द्वारा, इनके हाथों द्वारा ये अपने गुरु अबू फजल को मरवा देते हैं, ऐसी चर्चा है। ठीक, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं। अकबर जो है हमारे इपिक हीरो हैं, उनके जो टाइम पीरियड की जो अंतिम टाइम पीरियड, अंतिम चरण चलने लग गए, तो उस समय इनका मतलब जहांगीर से और अकबर से थोड़ा अनबन हो गया था। जब उनका अनबन हो गया तो जहांगीर हमारे इलाहाबाद, मतलब आज के समय जो प्रयागराज है, वहां पर आकर प्रयागराज के किले पे शासन चलाने लग गए। प्रयागराज आपको दोस्तों बता दें उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, जो संगम आपने सुना होगा, नदी गंगा जमुना सरस्वती का मेल है, वही प्रयागराज है। ठीक, वो यहाँ आकर शासन चलाने लगे। लेकिन बाद में ये वापस, मतलब पिताजी ने बुला लिया, खैर नाराजगी उनकी खत्म हो गई होगी, पिता पुत्र की क्या लड़ाई, चलो आओ ठीक है। तो दोनों के मतलब संधि हो गई। अब जब पिताजी खत्म हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, अकबर की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जहांगीर को राजा बना दिया गया। ठीक, तो अब यहां से स्टोरी समझते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इनका प्रारंभिक जीवन खत्म हो गया थोड़ा, अब इनका थोड़ा सैन्य अभियान जान लेते हैं। सैन्य अभियान के तौर पे इनके क्या जानना होगा कि आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी है पिछली वीडियो में, महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ के राजा हैं। ठीक, वो एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अकबर की जो स्वायत्ता थी, अकबर की जो मतलब अकबर के छत्र के नीचे नहीं आया, अकबर की बातों को नहीं माना, अकबर के खिलाफ लड़ाई किया, उसके नीचे नहीं आए, झुके नहीं। तो अब उनका उत्तराधिकारी आया, मतलब चित्तौड़ पे महाराणा प्रताप के बाद उनका जो उत्तराधिकारी आया अमर सिंह, इसके खिलाफ इसने जहांगीर ने अभियान किया और अमर सिंह को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद भी इसने अमर सिंह के साथ अच्छा व्यवहार किया, इतना भी क्रूर व्यवहार नहीं किया, मस्त आदमी था, व्यवहार ठीक ठाक किया। ठीक, अच्छा व्यवहार किया, एज अ राजा किया व्यवहार।
लेकिन पराजित कर दिया। उसके बाद इसने और कहाँ अभियान किया, उसने अहमदनगर, मतलब जहांगीर ने अहमदनगर पे अभियान किया। अहमदनगर कहाँ पड़ता है साथियों, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, इसने पूरे अहमदनगर को नहीं जीत लिया, लेकिन अहमदनगर के किले को इसने जीत लिया। ठीक, अब थोड़ा हम अपने मतलब इतिहास में नूरजहां की एंट्री को पढ़ते हैं। नूरजहां एक बहुत ही फेमस महिला है, आप इतिहास में इनके बारे में कई बार नाम सुने होंगे, थोड़ा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। नूरजहां ये जो है, इनका जो नाम है, इनका भी कुछ निक नेम है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ निक नेम होता है, तो ऐसे इनका नेम है मेहरुन्निसा। ठीक, तो मेहरुन्निसा जो इनका नेम है, इसके अलावा इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मुगलों के बंगाल के सूबेदार हैं शेख अफगान, ये उनकी पत्नी थी। ठीक, बाद में क्या हुआ, जब शेख अफगान मर जाते हैं तो ये मेहरुन्निसा आगरा चली जाती हैं और आगरा के हरम में रहने लगती हैं। और फिर कालखंड में जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जहांगीर की शादी इन्हीं से हो जाती है, नूरजहां से शादी हो जाती है। मतलब सुंदर रही होंगी, फैशनेबल रही होंगी, तभी तो राजा जी उनको पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो खैर हमें ये नहीं जानना है, हमें जानना है कि आगे स्टोरी में क्या हुआ, क्योंकि आपको स्टोरी पढ़नी है, मतलब हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक, और ये इतनी फेमस थी। इसके साथ साथ विवाह तो अलग की चीज है, यह प्रशासन में भी थोड़ा एंट्री लेने लग गई उस समय के मुगल पीरियड में। तो प्रशासन में एंट्री लेने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने अपने सगे संबंधियों को उस समय मुगल प्रशासन में जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे आपका कोई व्यक्ति जाए, भाई भतीजावाद, चाचावाद जो होता नहीं आजकल, कि आप सत्ता पर चले जाओ तो फिर अपने लोग को ही बैठाने लग जाओ, तो ऐसा टाइम ये भी जोड़ने लग गई। ठीक, कि जैसे कभी विपत्ति आए, कष्ट आए, तो फिर यही लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अपने लोग ज्यादा जरूरी होते हैं साथ देने के लिए। अच्छा, शाहजहां मतलब खुर्रम जो इनका लड़का था, उनसे पहले नूरजहां की बड़ी निकटता थी, पटती थी, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका दोनों का भी मनमुटाव हो जाता है, अनबन हो जाता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि उस ही मतलब मुगल काल में ही दोनों लोग अपनी अलग अलग गुट बनाने लग जाते हैं। तो यहां से गुटबाजी और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मुगल पीरियड में। तो गुटबाजी कहां से आई, गुटबाजी तब आई जब सब अपने अपने गुट बनाने लग गए। कौन कौन बनाने लग गए, खुर्रम बनाने लग गए और नूरजहां बनाने लग गई। ठीक, इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में और जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नूरजहां इतनी मतलब फैशनेबल महिला थी कि इसने नूरजहानी ड्रेस चलाया था। ठीक, तो नूरजहानी ड्रेस किसने चलाया, इसने चलाया। ठीक, इसकी जो माँ थी, मम्मी थी इनकी भी, अस्मत बेग। ठीक, अस्मत बेग ये वही महिला है जिन्होंने वहां उस समय उस टाइम पीरियड में इत्र का आविष्कार किया था। मतलब सेंट वेंट, मतलब काफी ज्यादा ये लोग फैशन को बहुत ज्यादा मतलब देते थे, प्रेफरेंस देते थे। ठीक, कई कई जगह पर नूरजहां वैसे बहादुर महिला थी, ऐसी बात नहीं है, नो डाउट। कई जगह ये जहांगीर के लिए एकदम संकट मोचन की तरह आई, मतलब युद्ध की, जहांगीर की सुरक्षा भी की। तो उस समय जो सेनापति था महावत खान, उसने विद्रोह किया तो उसके विद्रोह के दमन भी की ये महिला। ठीक, तो हल्के में नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम कुछ जहांगीर के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। यहाँ मैंने महत्वपूर्ण बातों की, अब यहाँ से महत्वपूर्ण बातें अब आप जान लें, कुछ इतिहास में जो एक्चुअल फैक्ट है उसके बारे में कुछ चर्चा करते चाहिए। चलिए साथियों, कुछ जहांगीर के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि अपने पांव का कांटा आपसे स्वयं ही निकलेगा और कोई आपका निकालेगा नहीं, तो मेहनत कीजिए। सिलेक्शन लेनी है तो बहुत ही जिद्दी बनना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। यहाँ से ही बहुत ही विदेशी लोगों की एंट्री हुई है, तो उस एंट्री को भी समझ लेते हैं। तो इसी का काल है 1608। टाइम पीरियड को समझिएगा, टाइम पीरियड से ही पूरा मिडवल हिस्ट्री रुका है। ठीक, अगर आपको मिडवल याद रखना है तो फिर वो टाइम पीरियड याद रख लीजिए। 1605 राजा बना। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज सूरत में आया। सूरत कहाँ है, गुजरात में आया। ठीक,
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज है उस जहाज का नाम क्या था, हेक्टर। ठीक, हेक्टर जहाज सूरत पहुंचा। अब जहाज पहुंचा तो जहाज का कोई कप्तान भी रहा होगा, तो कप्तान कौन था, हॉकिंस। ठीक, अब हॉकिंस साहब मतलब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो गई, मतलब विलन की एंट्री हो गई। विलन कहने का मतलब ये है कि विलन में समझिए ऐसे डायरेक्ट, कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, एंट्री कहां से हो रही है, यहां से हुई। ठीक, अब वो हमें कई सालों तक राज करेंगे, उसकी अलग ही कहानी है। खैर, राज करने का मतलब हमें हमारा देश भी बनाना था, तो हम हमारे देश पे कुछ कमियां रही होंगी, तभी हमें विदेशी लोग राज कर रखे हैं थे। आज नहीं कर सकते क्योंकि आज हम बहुत ही सशक्त और मजबूत हो गए हैं। ठीक, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज का नाम क्या था, हेक्टर। कहाँ उतरी, सूरत। वहां का जो कैप्टन था, मतलब जहाज का जो कैप्टन था, उसका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस, अगर आपको याद करने में कठिन होता हो तो इसको हॉकिंस जो है, हॉकिंस नाम का कुकर भी आता है। ठीक, तो हॉकिंस ये आता है आगरा। आगरा इंपॉर्टेंट जगह है, मुगल पीरियड में मैंने आपको बताया था सारे इंपॉर्टेंट काम अब आगरा से, जैसे इस समय दिल्ली इंपॉर्टेंट है तो वैसे उस समय आगरा इंपॉर्टेंट था। राजा मतलब बादशाह सलामत वहीं जाके बैठते थे। ठीक, तो ये आगरा आता है, बादशाह सलामत से मुलाकात करता है, बादशाह जहांगीर से मुलाकात करता है। इन दोनों की आपस में वार्ता होती है जो कि तुर्की भाषा में होती है। ये बात आपको जाननी महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसका मतलब मस्ती से स्वागत करता है, मतलब मन से स्वागत करता है, खुश होकर स्वागत करता है बादशाह। बादशाह गुस्से में आ जाए तो फिर इनको तो चुनवा ही सकते हैं, लेकिन ठीक है, स्वागत करता है, मस्ती के साथ स्वागत करता है, और इसको 400 मनसब भेंट भी करता है। मनसब मतलब करेंसी होगी। ठीक, अब थोड़ा आगे जानते हैं। इसके राज्य में मतलब जहांगीर के राज्य में और भी बहुत सारे अंग्रेज आए, जैसे टॉमस रो आया। ठीक, टॉमस रो जो इंग्लैंड के राजा थे, जेम्स प्रथम उनका राजदूत था। और इसके साथ साथ और कौन अंग्रेज आया, पॉल कुनैना आया। ठीक, पॉल कुनैना, टॉमस रो और हॉकिंस। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही न्यायवादी राजा था, मतलब न्याय को बहुत मानता था। न्याय के लिए ये इतना फेमस आदमी था उस समय कि इसने न्याय की एक जंजीर, और उस जंजीर में कई सारी घंटियां इसने लगवा रखी थी। लगभग 60 घंटियां, 60 घंटियां उस जंजीर में लगी हुई थी। जिसको कोई कष्ट होता था वो घंटी बजाया जाता था और तुरंत बादशाह सलामत के द्वारा संज्ञान लिया जाता था। मतलब इतना ज्यादा, मतलब न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी था। तो आप भी जब शासन में आइएगा, राजा बनिएगा, तो न्याय व्यवस्था को मेंटेन करिएगा। वैसे न्याय व्यवस्था मेंटेन है, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन आप जहां भी रहिए लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए। डन, चलिए आगे जानना है। इसने और क्या क्या नए काम किए। इसने न्याय के लिए 12 अध्यादेश लाए। अध्यादेश, आप पॉलिटी का शब्द है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो अध्यादेश समझ जाएंगे। तो अध्यादेश में इसने कैसे टाइप के अध्यादेश लाए, जैसे मदिरापान नहीं करना है, मद्यपान पर रोक, तंबाकू पे रोक, मतलब तंबाकू मकू नहीं खाना है, खैनी उनी नहीं खाना है। ठीक, ये जो नाक कान काटने वाली जो सजा है, इसको इस पे प्रतिबंधित करना चाहिए, इसको रोक दिया। नाक कान नहीं काटोगे किसी का। ठीक, मद्यपान नहीं करोगे, तंबाकू नहीं खाओगे, नाक कान, ऐसे मतलब जितने ही अनैतिक टाइप के थे, अनाचारी टाइप के थे, उन सबको हटाया। और मतलब 12 अध्यादेश बड़े इंपॉर्टेंट थे, अच्छे चीज थे, तो इसी टाइप की चीज रखी थी उसमें। ठीक, इसके अलावा ये बहुत थोड़ा सशक्त राजा था। इसका खुद का बेटा जो खुसरो था उस समय, मतलब इसके जब शासन काल में था, टाइम पीरियड में था, तो उस समय थोड़ा विद्रोह करता है। तो उसका ये बहुत ही दमनकारी तरीके से उसके विद्रोह का अंत करता है, मतलब भय बना के रखता है कि कायदे से रहो, सुधर जाओ। थोड़ा जहांगीर की कलाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो मुगल काल में चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, ये सारी कलाओं का बहुत विकास हुआ, लेकिन इसके शासन काल में, मतलब मोस्टली जहांगीर के शासन काल में चित्रकला को लेकर विशेष ही लगाव था इसका। इस वजह से इसका बहुत ही ज्यादा विकास किया इसने। पूरी चित्रकला, पूरी स्थापत्य कला को मैं जब मुगल कालीन चित्रकला पढ़ाऊंगा तो, या स्थापत्य कला पढ़ाऊंगा, तो उसमें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा।
लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात आप सुन लीजिए। ये चित्रकला को लेकर इतना ज्यादा जागरूक, मतलब इतना ज्यादा मतलब प्रेरणादायक था इसमें चित्रकला को लेकर, कि ये कहता था कि अगर एक ही पेंटिंग को अलग अलग चित्रकार अलग अलग चीज बनाए हो तो मैं उस पेंटिंग को देख कर बता सकता हूं कि कौन सा पार्ट किसने बनाया है। ठीक, तो विशेष आदमी था, हल्का आदमी नहीं था। चलिए, टॉपिक को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यही हमारा ये जहांगीर का टॉपिक कंप्लीट होता है। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो मैं आगे कवर करूंगा जब इसका चित्रकला स्थापत्य कला पढ़ाऊंगा, तो हर एक जगह सब चीज बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। और साथियों, मस्ती के साथ पढ़िए। ऑल द बेस्ट, जोश में परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।